हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में समझेंगे अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है कि अलग अलग जो संदर्भ हैं उसमें क्या किशोरावस्था अलग होती है, क्या अलग अलग बचपन होते हैं, क्या बचपन अलग अलग हो सकते हैं किसी के, या किशोरावस्था अलग अलग हो सकती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसको कवर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आइए हम एक स्टोरी देखते हैं जिसके थ्रू आप बेहतर समझ पाएंगे कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। क्विकली मैं रीड कर देती हूँ। असलम 20-22 वर्षों से सिलतरा रायपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था। विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याओं के कारण असलम का परिवार अपने पैतृक गांव में रहने आ गया तथा अपनी जमीन पर खेती बाड़ी प्रारंभ कर जीवन यापन करने लगा। असलम के दो बच्चे थे। बड़ी बेटी सलमा 10 साल की थी और छोटा बेटा सलमान 9 वर्ष का था। दोनों बच्चे हरियाणा में ही पले बड़े थे। गांव आने का यहाँ इनका पहला मौका था। असलम ने इन दोनों बच्चों का नामांकन पास के सरकारी विद्यालय में करवा दिया। कुछ दिनों तक बच्चों को शहरी परिवेश से आकर ग्रामीण परिवेश में सामंजस्य स्थापित करना कठिन लगता था। इतना ही नहीं, नई जगह और परिवेश होने के कारण गांव के बच्चों का रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा कुछ दिनों तक उन्हें परेशान करता रहा। शहर में पहनावा उनकी इच्छा के अनुरूप था, परंतु गांव में गांव के रीति रिवाजों के अनुसार ही रहना पड़ता था। विशेषकर सलमा की परेशानी ज्यादा थी। गांव वाले अक्सर सलमान की कम, परंतु सलमा के रहने सहने, खेलने कूदने, पहनने ओढ़ने को लेकर ज्यादा टिप्पणियां करते रहते थे। सलमा को यहाँ शहरों जैसी स्वतंत्रता नहीं थी। यहाँ वे अपने भाई की तरह पैंट या जीन्स नहीं पहन सकती थी। वह अपनी खिड़की पर बैठ धनी किसानों के घरों को देखा करती थी। उसे बड़ा अजीब लगता था जब वह उनके घर अपने उम्र के बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए देखा करती थी, तथा वह यह भी देखती कि उसी उम्र के दूसरे बच्चे उनकी सेवा में लगे हुए हैं जो छोटी छोटी गलतियों के लिए दंडित किए जाते थे। वह हमेशा सोचती कि आखिर एक उम्र के होने के बावजूद भी उनसे दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है। यहाँ वे अपने बच्चों को तो बच्चा समझते हैं, वहीं दूसरे के बच्चे से वयस्क की तरह जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा क्यों रखते हैं। हरियाणा में सलमा फैक्ट्री के स्कूल में पढ़ती थी, अतः ऐसी बातें कम देखने को मिलती थी। सलमा हमेशा भ्रमित रहती थी कि आखिर मुझ में और दूसरे बच्चों में क्या अंतर है। वे भी तो मेरी ही उम्र के हैं, अगर मैं बड़ी हूँ तो वे बच्चे कैसे हैं। आखिर में बच्चा कौन है और उसे बच्चे के रूप में माने जाने का आधार क्या है। रात बहुत हो चुकी थी, अतः सलमा ने सोचा कि दूसरे दिन वह माँ से पूछेगी। तो ये एक छोटा सा दृष्टांत, उदाहरण आप कह सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। जैसे दिए गए दृष्टांत के आधार पर बताइए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों क्षेत्रों में बचपन की समझ को लेकर क्या फर्क है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गांव में रहन सहन या पहनावा है और शहरों के पहनावा, दोनों में बड़ा अंतर इस दृष्टांत से उभर कर आया है ना। तो एक फैक्टर तो ये हो गया कि जो शहरी और ग्रामीण परिवेश है वो कहीं ना कहीं बचपन को अलग अलग कर रहे हैं, है ना। आपकी समझ से सलमा और सलमान के बचपन को भिन्न रूपों में देखे जाने के प्रमुख आधार क्या है ना। बहुत सारे आधार हैं। गांव शहर का फर्क है, लड़का लड़की का जेंडर वाला डिफरेंस आपको दिख जाएगा, क्योंकि सलमान को कोई नहीं टोक रहा, सलमा को सब टोक रहे हैं, है ना। तो एक जेंडर का आपको दिख जाएगा। उसके अलावा आपको आर्थिक रूप से भी डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि जो सलमान ने देखा कि जो अमीर घर के बच्चे हैं वहां पे गरीब घर के बच्चे ही काम कर रहे हैं, तो दोनों ही बच्चे। लेकिन वो एंड में प्रश्न भी उठा रही है कि बच्चा आखिर कौन है। तो आर्थिक स्थिति भी इन्फ्लुएंस कर रही है। धनी और निर्धन परिवारों के बचपन में बचपन किन आधारों पे अलग अलग ढंग से देखा जाता है, सलमा की समझ को विस्तारित करें, जैसा अभी मैंने आपको बताया। और किसी बच्चे के बचपन के संदर्भ में समुदाय की सोच को उस बच्चे के परिवार की आर्थिक सामाजिक दशा किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी आप देख रहे हैं कि किसी भी बचपन को, उसके संदर्भ को सामाजिक और आर्थिक दशाएं जो है वो प्रभावित करती है। तो यही प्रश्न बनता है, पेपर में बार बार आता है कि बचपन अलग कैसे हो सकता है, या अलग अलग संदर्भों में कैसे बचपन अलग है। मैं कल कोशिश करूंगी एक दो प्रश्न पत्र लेकर मैं उनको डिस्कस करूं, तो आपको और बेहतर समझ आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रश्न यही उठता है कि क्या सबका बचपन एक जैसा है या अलग अलग है। तो इसका जवाब ये होगा कि बचपन हमेशा अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि सबके संदर्भ अलग अलग है। वो संदर्भ क्या है, कुछ हमने देखे, जैसे जेंडर, लड़के लड़के के लिए वही चीज अलग है, रूल रेगुलेशन अलग है, समाज में लड़कियों के लिए अलग है।
और थर्ड जेंडर के लिए अलग है। इसी तरह से ग्रामीण और शहरी परिवेश, गाँव में बिल्कुल अलग तरह का माहौल होता है, शहरों में अलग तरह का माहौल होता है। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से भी आपको अलग अलग माहौल मिल जाता है ना। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली में कंपैरेटिवली आपको एक ओपन सोसाइटी मिलती है, जबकि आप पहाड़ों पे जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा और अलग तरह की सोसाइटी मिलेगी। तो ये सब डिफरेंस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट चाइल्डहुड, कौन से ऐसे फैक्टर है को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर, कुछ फैक्टर की लिस्ट है। इसके अलावा आप अपने भी एड ऑन कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो प्रभावित करता है बचपन को। बच्चे किस परिवेश में पले बड़े हुए हैं, कोई गरीबी में, कोई अमीरी में, या कोई मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई बहुत शहरी परिवेश में, कोई ग्रामीण परिवेश में, ठीक है, कोई बहुत ही मान लीजिए बड़े आर्थिक रूप से सक्षम वाले घर में, और कोई बहुत ही डाउन वाले घर में, है ना। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे परिवेश हो सकते हैं। जेंडर एक मेजर रीजन है। लड़का लड़की के लिए सोसाइटी में आपको दिख जाएगा अलग अलग रूल है, तो बचपन भी उसी हिसाब से अलग अलग हो जाता है। लड़कियों का बचपन लड़कों के बचपन से बिल्कुल अलग होता है, और जो थर्ड जेंडर वाले बच्चे होते हैं उनका बचपन तो और अलग होता है, क्योंकि वो तो अपने आइडेंटिटी से ही जूझ रहे होते हैं। उन्हें यही समझ नहीं आता कि हम लड़का है लड़की है क्या है, तो वो अलग तरह से जूझ रहे होते हैं। इसके अलावा कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे भारत देश में अगर हम देखें तो कास्ट एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, जो अलग अलग डिफाइन करता है चाइल्डहुड को या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को। कास्ट अलग अलग जातियां हैं, तो अलग अलग जातियों में अलग अलग तरह के अनुभव है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, समाज में आपका क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ना, आर्थिक स्थिति कैसी है, वो सब डिपेंड करता है। न्यूट्रिशंस आपको कैसा मिल रहा है बचपन, उसको भी उस पर भी डिपेंड करता है ना। कई बच्चों को बहुत अच्छा खाना पीना मिलता है तो उनका बचपन एकदम अलग होगा, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा मेंटली भी स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को खाना पीना ही पेट भर के नहीं मिलता, कई आपने देखा होगा बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटा रहे हैं, तब जाके उनको मुश्किल से एक वक्त का खाना मिल पाता है। तो ऐसे में उनका बचपन, और एक बच्चा जो घर में आराम से सो रहा है, खाना पीना मिल रहा है, उसका बचपन, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। उसके बाद जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस की बात मैंने कर दी है। रिलीजियन, भारत जैसे देश में रिलीजियन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने सारे यहाँ पे रिलीजियन हैं, तो वो उन सब में अलग अलग उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनके आधार पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। किसी किसी धर्म में महिलाओं की स्थिति और रोस्ट है, किसी किसी धर्म में अलग रूल है जेंडर को लेकर, या व्यक्तियों को लेकर, या पढ़ाई लिखाई को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। तो रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और उसके बाद लैंग्वेज एक फैक्टर है। कई बार भाषा भी बहुत प्रभावित करती है, अलग अलग भाषा, बच्चा किस भाषिक परिवेश में है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, घर की भाषा कुछ और है और बाहर स्कूल में उसे कुछ और भाषा मिलती है ना। हमारे आसपास आप अंग्रेजी को देख सकते हैं कि बच्चों की मदर टंग हिंदी है ज़्यादातर, जैसे सरकारी स्कूलों में देखा जाता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनसे इंग्लिश एक्सपेक्ट की जाती है कि भैया बच्चे इंग्लिश पढ़ें अच्छे से और इंग्लिश बोलें। तो ऐसे में उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो आप सोचिए, एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा जहाँ पे शुरू से उसको इंग्लिश के लिए यूज़ टू किया जाता है, और एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जहाँ पे इंग्लिश तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, उतना फोकस नहीं किया जाता, तो दोनों के बचपन में बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। फिर घर की भाषा को लेकर, तो लैंग्वेज भी एक फैक्टर हो सकता है अलग अलग चाइल्डहुड के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद हम आते हैं एडोलेसेंस की बात करने, यानी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ट्रांजिशनल फेज है, ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, है ना। चाइल्डहुड, बचपन से एडल्टहुड तक जाने की जो बीच का फेज है, जहाँ पे हम मेजर फिजिकल चेंजेस देखते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा मेंटल चेंजेस बच्चे के अंदर देखते हैं, मेंटल ग्रोथ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडोलेसेंट के अंदर आती है, किशोरावस्था के अंदर। टिपिकली इसकी एज WHO के अकॉर्डिंग 10 से लेके 19 साल तक बताई गई है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले के वीडियो में, कि इसको एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा तूफानी उम्र इसको कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे एक तो बहुत ही ज़्यादा शारीरिक और हार्मोनल इश्यूज से जूझ रहे होते हैं। उसके अलावा
उनको आइडेंटिटी को लेकर उनके बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, आइडेंटिटी फॉर्म करनी होती है, कई लोग आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चेंजेस उनके अंदर हो रहे होते हैं। तो एडोलेसेंट को लेकर अलग अलग थियोरिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से बात की है। जैसे अगर हम प्याजे की बात करें, प्याजे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने फोर्थ स्टेज में इसकी बात की है, एडोलेसेंट एज की, प्याजे की फोर्थ स्टेज, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि 12 साल से ऊपर के बच्चों की स्टेज उन्होंने बताई है। तो इसमें वो कहते हैं कि इस एज में, इन दिस एडोलेसेंट कैन डू फॉर्मल ऑपरेशन। तो एक तो ये कि बच्चे जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन कर सकते हैं, मेंटल इमेजिनेशन। अगर आपको इस क्वेश्चन देंगे, जैसे आप छोटे बच्चों को देखें, आप उन्हें कोई मैथ्स का क्वेश्चन करने को दीजिए तो वो फिंगर पे काउंट करेंगे या फिजिकली लिखेंगे फिर करेंगे। लेकिन एडोलेसेंट एज में बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन करें। हम बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशंस और कैलकुलेशन अपने दिमाग में इस एज में करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके अलावा दे कैन डू हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी इस उम्र में बच्चे तर्क करने लग जाते हैं, रीजनिंग है ना, तर्क, तार्किक बन जाते हैं। और उसके अलावा वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, यानी कि वो एक तरह से कुछ ऐसी चीजें जिनके सॉल्यूशन अभी नहीं है, तो वो उसके सॉल्यूशन को इमेजिन करके उस तक भी पहुंच जाते हैं, है ना। कोई भी समस्या उनके सामने आई तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, इन सारी चीजों को वो सोच पाते हैं। और उसके बाद प्याजे कहते हैं दे हैव ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि बच्चों में इस समय ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि बच्चे जो है वो अपने आप में मग्न होते हैं, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझते हैं, दूसरे व्यक्ति की बात वो समझ जाते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। आपने एडोलेसेंट एज के बच्चे देखे होंगे, है ना, जैसे 11 12 और उस एज के आप ज़्यादा देखेंगे। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम, जैसे आपकी शायद एज, अगर फर्स्ट सेकेंड सेम के बच्चे इसको देख रहे होंगे, तो उस समय आपके अंदर एक ऐसा होता है कि अपना ही पर्सपेक्टिव, कि हाँ ये है, मैं ये हूँ, मेरी सेल्फ ये है, मुझे ये करना है, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ। तो इस तरह से एडोलेसेंट सोचते हैं। तो ये प्याजे ने कहा एडोलेसेंट एज के बारे में। उसके बाद एरिक्सन की स्टेज, ये मैंने अपने वीडियो में भी बताई थी। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की। तो एरिक्सन इस द्वंद की बात करते हैं कि बच्चे या तो आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं या फिर वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, वो आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाते। इसी तरह एक साइकोलॉजिस्ट थी जे मार्शिया, जिन्होंने की आइडेंटिटी की 4 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेज उन्होंने बताई थी आइडेंटिटी अचीवमेंट की, और ये आइडेंटिटी स्टेज एक्चुअली ये एडोलेसेंस एज में ही, क्योंकि हम आइडेंटिटी के क्राइसिस से एडोलेसेंस एज में ही सबसे ज़्यादा जूझ रहे होते हैं। तो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई। आइडेंटिटी अचीवमेंट, जहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी को प्राप्त कर लेते हैं, है ना, हमें पता लग जाता है कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरी पहचान है। हु एम आई, वेयर आई वांट टू गो, ये 2 3 प्रश्नों के जवाब हम खोज लेते हैं, वो होता है आइडेंटिटी अचीवमेंट। उसके बाद आइडेंटिटी फॉर क्लोजर, जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी क्लोज हो गई है, मतलब दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, है ना। अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि तुम कॉमर्स लो, तुम आर्ट्स लो, नहीं तुम साइंस लो, तुम साइंस करोगे, आर्ट्स मत लो। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे को मौका ही नहीं मिलता अपनी आइडेंटिटी को खोजने का। कोई दूसरा व्यक्ति जैसा बताएगा वैसा ही हम बिना क्वेश्चन किए करते चले जाएंगे। तो ये होता है आइडेंटिटी फोर क्लोजर, यानी हम खोज भी नहीं पाए और समय से पहले ही क्लोज हो गई एक तरह से। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है आइडेंटिटी डिफ्यूजन की, जहां पर आइडेंटिटी में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है ना। फॉर एग्जांपल, आप जितने भी थर्ड जेंडर लोग हैं उनको देखिए, वो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर कि हम क्या है ना। जो आप हैं वो आपकी सोसाइटी स्वीकार नहीं कर रही है, और जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप हैं वो आपको अंदर से स्वीकार नहीं हो रहा, तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। तो इस तरह आइडेंटिटी डिफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजन है। और नेक्स्ट जो स्थिति है वो है मॉरेटोरियम। इसके अंदर आइडेंटिटी के बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी कि व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है, मैं इसके बारे में सोचूं, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। तो ये सब
के ऐसे प्रश्न हम नहीं उठाते, हम आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं उठाते। ये है इसकी चौथी अवस्था। तो ये कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड चीज़ें जो कि एडोलेसेंट एज में होती हैं, इन 4 कैटेगरी में लोग हैं। उसके बाद कोलबर्ग की स्टेज पिछले वीडियो में ही मैंने बताई है। कन्वेंशन स्टेज में जो गुड बॉय गुड गर्ल की जो स्थिति है वो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट एज होती है, जहाँ पे हम अपने आप को हमेशा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाना चाहते हैं और हमें ये लगता है कि हम सबकी नज़र में अच्छे बने रहें, हम कोई गलती ना करें। मतलब गलती होती भी है तो भी हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि हम अच्छे बनना चाहते हैं। तो हम वही काम करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है, जो हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है। हम हमेशा अच्छा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारी मोरल रीजनिंग हमें अच्छा बनने को कहती है कि नहीं नहीं, तुम अच्छे बने रहो। तुम्हारा साइंस लेने का मन है, नहीं लेनी, तुम कॉमर्स ही लो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें अपने मन की नहीं करनी। और जो लोग अपने मन की कर लेते हैं उन्हें लोग पागल कहते हैं, कि जो सोसाइटी के रूल तोड़ते हैं, आपने देखा होगा, उन्हें लोग पागल समझते हैं, जो हटके काम करते हैं, है ना। तो ये एक स्टेज एडोलेसेंट। उसके बाद अब है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एडोलेसेंस को प्रभावित कर रहे हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर, लगभग लगभग वही फैक्टर है जो चाइल्डहुड को भी प्रभावित कर रहे हैं। एनवायरनमेंट है, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग एडोलेसेंस है ना, इसका प्रभाव पड़ेगा, वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे माहौल में। जेंडर का बहुत प्रभाव पड़ेगा, लड़का है तो बिल्कुल अलग तरह की सोसाइटी के रूल हैं, कोई नहीं भाई, तुम देर तक बाहर भी घूम सकते हो, तुम्हें फ्रीडम भी है, तुम कहीं बाहर दोस्तों के साथ भी जा सकते हो। लेकिन लड़की है तो उसके ऊपर सारी बंदिशें लगा दी जाती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ। उसके बाद कास्ट है, कास्ट का भी मैंने आपको बताया, अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरह से चुनौतियां हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, आपकी आर्थिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो आपका एडोलेसेंस बिल्कुल अलग होगा। फिर आप मान लीजिए आप काम करेंगे, जल्दी छोटी उम्र में आप काम करना शुरू कर देंगे, आपको हो सकता है पढ़ाई लिखाई का मौका ही ना मिले, आपको कुछ सीखने का मौका ना मिले। जबकि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो बेहतर तरीके से पढ़ लिख सकते हैं और कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के होते हैं। न्यूट्रिशन डिपेंड करता है ना। अगर अच्छा न्यूट्रिशन है तो आपका फिजिकल ग्रोथ, क्योंकि इस एज में हो रहा होता है, तो फिजिकल ग्रोथ अच्छा होगा। आपकी पैम्परिंग हो रही है अच्छे से तो वो अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा अच्छे से, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी और वो इंटरनली जो वीकनेस है वो उनके अंदर होगी। जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, अलग अलग जगह के रहने वाले लोग, उनका जो किशोरावस्था है वो अलग अलग तरीके से होगी। अलग अलग धर्मों के लोगों में किशोरावस्था अलग तरह से, और इसी तरह भाषा। तो सेम एज जैसे चाइल्डहुड का समझाया था, ऐसे ही एडोलेसेंस एज का भी वही है ना। बस उसको आपको एडोलेसेंस से जोड़ना है। तो जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन लिख कर आएंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको लिख के आइए। मैं कोशिश करूंगी कल एक दो क्वेश्चन पेपर पे भी इसमें वीडियो बनाऊं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।